शीतलपुर नामक एक गांव था जहां लखन नाम का एक आदमी रहा करता था। लखन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। उसे जो भी काम मिलता वो उसे बड़ी लगन के साथ करता और जो पैसे मिलते उसे अपनी पत्नी राधा को ला कर देता। आज लखन ने मंडी में आलू का भाव पता किया तो पता चला कि आलू महंगे बिक रहे हैं। इसीलिए लखन मंडी से आलू बेचने के लिए ले आया और वो बाजार में आलू रखकर बेचने लगा। लखन के ही गांव के दो आदमी रवि और रामू वही काम करते थे जो लखन करता था। रवि ने जैसे ही लखन को आलू बेचते हुए देखा तो वो रामू से बोला, अरे रामू, देख रहे हो, लखन आलू बेचने के लिए लाया है। इसका मतलब है कि सब्जियों में सबसे अच्छे दाम आलू के ही चल रहे हैं। देख रहे हो ना कि कितने सुंदर सुंदर आलू बेच रहा है वो। हाँ रवि, देख तो रहा हूँ, फिर देर किस बात की, चलो हम भी मंडी से आलू लाकर बेचते हैं। फिर रवि और रामू भी मंडी से आलू लाते हैं और लखन की दुकान के सामने ही बैठकर आलू बेचने लगते हैं। वो लोग लखन के आलू से 2 रुपए कम में आलू बेच रहे थे। ग्राहकों की भीड़ उनके यहाँ ही लग जाती है। लखन इस बात से बहुत परेशान था, परंतु वो कर भी क्या सकता था। शाम को लखन अपने आलू बेचकर घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी राधा उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही राधा बोली, आ गए आप? हाँ राधा, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे खाना वाना छोड़ो, पहले ये बताओ कि आज पैसे कितने कमाए हैं तुमने? क्या बताऊं राधा, तुम्हें तो पता है कि रामू और रवि हमेशा वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ। आज भी उन्होंने मेरी दुकान के सामने दुकान लगा ली और फिर मैं ज्यादा आलू बेच ही नहीं पाया। ये लो 100 रुपए ही मिले हैं आज आलू बेचकर। तुम्हारा तो रोज का ही बहाना है यह। सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पता नहीं तुमसे ही क्यों नहीं बनता। इतने से पैसों में भला मैं कैसे घर चलाऊंगी? देखते नहीं हो गांव की बाकी औरतों को, अरे वो कितनी सुंदर सुंदर कपड़े और गहने पहनती हैं, और एक मैं हूँ कि कई सालों से कोई नई साड़ी खरीदी ही नहीं है। न जाने कब मेरी किस्मत चमकेगी और मुझे भी यह सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ऐसा करता हूँ कि दाल चावल बना देता हूँ, वो भी तड़के वाली दाल। लखन किचन में जाता है और तड़के वाली दाल और चावल बनाकर ले आता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, इसीलिए राधा का मूड भी ठीक हो जाता है। अगले दिन लखन फिर से बाजार जाता है और सोचता है, आज तो मैं आलू नहीं बेचूंगा क्योंकि रवि और रामू भी आलू बेच रहे हैं। ऐसा करता हूँ कि भुट्टों का सीजन है, भुट्टे भूंज कर बेचता हूँ, इससे काफी अच्छा फायदा होगा मुझे। फिर लखन मंडी से कुछ भुट्टे खरीद लाता है और गांव में भुट्टे भूंजकर बेचने लगता है। रवि और रामू ने लखन को भुट्टे बेचते हुए देखा तो रवि कहने लगा, देख रहे हो रामू, लखन भुट्टे बेच रहा है। इसका मतलब है कि भुट्टों में बहुत फायदा है। चलो हम भी मंडी जाकर भुट्टे ले आते हैं और उन्हें भूंजकर लखन से भी कम दाम में बेचेंगे, तो उसकी दुकान के सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आ जाएंगे, तुम देखना। इसके बाद रवि और रामू भी सब्जी बाजार से भुट्टे खरीद कर ले आए और हरिराम की दुकान के सामने ही बैठकर भुट्टे बेचने लगे और उन्होंने अपने भुट्टे की कीमत लखन के भुट्टों से कम रखी। अरे भैया, चलो चलो, हम सब रवि और रामू की दुकान पर चलते हैं। वो लखन से सस्ते भुट्टे बेच रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, चलो चलो हम सब रवि और रामू की दुकान पर चलते हैं। इसी तरह सारे के सारे ग्राहक अब रमन और बर्मन की दुकान पर आ गए। लखन इन सब बातों से बहुत परेशान था। जैसे तैसे वो अपने भुट्टे बेचकर घर पहुंचा और पैसे राधा के हाथ में दी। कम पैसे देखकर राधा गुस्सा होकर बोली, आज तुम फिर से इतने कम पैसे लेकर आए हो? मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल चाचा चाची घर आने वाले हैं, इतने कम पैसों में घर चलाऊं या मेहमानों को खाना खिलाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे राधा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी सब्जी बना देता हूँ जिसे खाकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। बस बस, तुम तो रहने ही दो, कोई जरूरत नहीं है मेरा मूड ठीक करने की। कल चाचा चाची आ जाए तो उनके लिए सब्जी बनाना। अगले दिन लखन के मामा मामी उससे मिलने आते हैं। लखन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। मामा जी लखन से कहते हैं, लखन बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारी मामी तुमसे मिलने का कह रही थी, बड़ी ही मुश्किल से यह समय निकाल कर आया हूँ मैं। अच्छा किया मामा जी, जो आप मुझसे मिलने चले आए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म तड़के वाली दाल और चावल अपने हाथों से बनाता हूँ। मुझे याद है कि मामी जी को मेरे हाथों के बने दाल चावल बहुत पसंद थे। हाँ लखन, तुम सही कहते हो।
तुम्हारे हाथों की दाल चावल का स्वाद मैं आज भी नहीं भूली हूँ, और तुम्हारे जैसी तड़के वाली दाल तो कोई बना ही नहीं पाता। लखन अपनी तारीफ अपनी मामी के मुंह से सुनकर बहुत खुश होता है। वो किचन में जाता है और जल्दी से तड़के वाली दाल और चावल बनाकर ले आता है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर मामा जी कहते हैं, वाह लखन बेटा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ मामा जी बताइए। जब तुम खाना बना रहे थे तो राधा बता रही थी कि रवि और रामू तुमसे बहुत ही कंपटीशन करते हैं। जो जो तुम काम करते हो वह भी वही काम करने लग जाते हैं, और इस तरह तुम्हारा कोई भी काम अच्छा नहीं चल पाता। हाँ मामा जी, राधा कहती है मैं तो बहुत ही परेशान हूं। समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि वह मुझे परेशान न कर पाए। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम्हें अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो लोग तो क्या कोई भी तुम्हारी नकल नहीं कर पाएगा। मैं समझा नहीं मामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? लखन, तुम्हारे मामा जी ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। तुम अपने इस हुनर का इस्तेमाल अपने काम में क्यों नहीं करते? हाँ लखन, मैं यही कहना चाह रहा था कि तुम तड़के वाली दाल और चावल का ठेला खोल लो और ठेले पर दाल चावल रखकर बेचा करो। हाँ मामा जी, आप सही कहते हैं, लेकिन रवि और रामू भी मेरी नकल जरूर करेंगे। देखो लखन, बचपन से ही तुम्हें खाना बनाने का शौक है, और तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। अगर वह तुम्हारी नकल भी करेंगे तो तुम्हारी तरह स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाएंगे। हाँ मामा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही दाल चावल का ठेला खोल लेता हूँ। अगले दिन लखन अपने लिए दाल चावल का एक ठेला खोलता है और सीता भी उसमें लखन की पूरी मदद करती है। लखन ठेले पर दाल चावल बनाकर बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। जब रवि और रामू ने यह देखा तो रवि रामू से बोला, देख रहे हो, लखन ने दाल चावल का ठेला खोल लिया है और कितने सारे ग्राहक हैं उसकी दुकान पर। हाँ भाई रवि, मैं भी देख ही रहा हूँ। तो चलो देर किस बात की, हम भी दाल चावल का ठेला खोल लेते हैं, फिर सारे ग्राहक हमारी दुकान पर आएंगे। और फिर अगले दिन रवि और रामू ने भी दाल चावल का ठेला खोल लिया। उन्होंने अपनी दाल चावल की कीमत लखन के दाल चावल से कम रखी। यह देखकर सारे ग्राहक रवि और रामू के ठेले पर आने लगे। परंतु जल्दी ही ग्राहकों को यह समझ में आने लगा कि रवि और रामू के ठेले के दाल चावल उतने स्वादिष्ट नहीं थे जितने कि लखन के ठेले के। अरे भैया, रवि और रामू के ठेले के दाल चावल उतने स्वादिष्ट नहीं हैं जितने लखन के ठेले के। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। भले ही 2 पैसा महंगा मिले, लेकिन खाना तो स्वादिष्ट होना चाहिए। और वैसे भी लखन के तड़के वाली दाल खाकर मजा ही आ जाता है। चलो चलो, हम लखन के ठेले पर ही जाएंगे। इस तरह अब ज्यादातर ग्राहक लखन के ठेले पर आने लगे और हराम का ठेला अच्छी तरह चलने लगा। कुछ दिनों के बाद लखन अपनी पत्नी से बोला, राधा, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें सुंदर सुंदर साड़ियां और गहने दिला दूं। हम कल ही बाजार जाएंगे और मैं तुम्हें अपनी जरूरत का सारा सामान दिला दूंगा। नहीं जी, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम ही तो मुझ पर गुस्सा किया करती थी कि गांव की सभी औरतें गहने और नए कपड़े पहनती हैं और मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला पाता। आज जब मैं तुम्हें दिलाने के लिए कह रहा हूं तो तुम मना कर रही हो। अजी, मैं सोच रही थी कि हम अपने दाल चावल के ठेले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वहाँ हम एक ढाबा बना लेते हैं ताकि जो लोग आते हैं उन्हें बैठकर खाने के लिए जगह भी मिले। इस तरह हमारा ढाबा थोड़ा ज्यादा चलेगा और थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। और गहने और कपड़ों का क्या है, वो तो मैं बाद में भी खरीद सकती हूँ। ठीक है राधा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन से लखन और राधा दोनों ही ढाबा बनाने के काम में लग जाते हैं। जल्दी ही लखन की तड़के वाली दाल और चावल का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। ढाबे के बनने के साथ साथ ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब तो आते जाते हर कोई वहाँ पर रुककर खाना खाया करता। रवि और रामू यह देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। रवि बोला, देख रहे हो रामू, लखन ने तो अपने ठेले को ढाबे में बदल लिया और सारे ग्राहक भी वहीं जा रहे हैं। हाँ रवि, मैं भी तो सोच रहा हूँ कि हम भी अपने बचे हुए सारे पैसे लगाकर एक ढाबा ही खोल लेते हैं और हम अपने ढाबे पर खाने की कीमत हरिराम के ढाबे से भी कम रखेंगे। इससे सारे ग्राहक हमारे पास आ जाएंगे। और फिर रवि और रामू ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने अपने सारे बचाए हुए पैसे लगाकर एक ढाबा बना लिया
और उसके बाद अपने ढाबे के दाल चावल की कीमत लखन के ढाबे से कम रखी। परंतु तब भी उनके ढाबे पर खाना खाने कोई नहीं आता था, क्योंकि उनके ढाबे का खाना स्वादिष्ट जो नहीं था और वो लोग बहुत परेशान थे। रवि रामू से बोला, अरे रवि, हमारे ढाबे पर तो कोई नहीं आ रहा, सभी लखन के ढाबे पर ही जा रहे हैं। हाँ रामू, हमने तो अपने बचे हुए सारे पैसे इस ढाबे में लगा दिए और इस ढाबे से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ रवि और रामू के ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ लखन के ढाबे पर ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी रहती थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि लखन के पास इतने पैसे आ गए कि उसने अपने ढाबे को और बड़ा कर लिया। अब तो लखन की पत्नी बहुत सारे जेवर और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहना करती थी, और पैसा आने के साथ साथ लखन ने अपने ढाबे पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करवाई और तरह तरह के सुंदर बर्तन भी खरीद ली। लखन का ढाबा अब एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट में बदल चुका था और दूसरी तरफ रवि और रामू का ढाबा बंद हो चुका था। रवि और रामू के पास अपना घर चलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। एक दिन रवि और रामू लखन के ढाबे पर पहुंच गए और रवि लखन से बोला, लखन भैया, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा ही आपसे जलने के चक्कर में आपकी नकल की और आपको परेशान किया, परंतु अब हम समझ चुके हैं कि हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। लखन भैया, आपका ढाबा तो इतना बड़ा हो गया है कि इसमें बहुत सारे नौकरों की जरूरत है। हमें भी नौकरी पर रख लो ताकि हमारे घर का भी खर्चा चल सके। लखन भैया, हमें माफ कर दो। हम दोनों आपसे माफी मांगने आए हैं और हमें माफ करके अपने ढाबे पर नौकरी दे दो। वैसे तुम लोगों ने मुझे परेशान तो बहुत किया है, परंतु अगर मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ किया। आज से खाना परोसने और ग्राहकों को देखने का काम तुम दोनों संभालना। इस तरह लखन ने रवि और रामू को माफ करके अपने ढाबे पर नौकरी दे दी और अपने ढाबे को बड़ी ही शान से चलाने लगा।